हेलो वेलकम फ्रेंड। तो आज हम जो है पढ़ेंगे इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमी में आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या संबंध है, और इसके साथ ही हम जानेंगे कि इसकी शाखाएं क्या हैं, कितनी ब्रांच हैं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। तो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, इसको इंग्लिश में जो है हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का हिंदी जो है अर्थशास्त्र और दूसरा शब्द है अर्थव्यवस्था। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी। मूलतः अगर बात की जाए तो जो हमारे जो एग्जाम जो है, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, या अदर स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों में ही क्वेश्चन जो है इकोनॉमी से बनते हैं, ना कि इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स तो ग्रेजुएशन में, पीजी में, पीएचडी वगैरह में वहाँ जो काम होता है वो इकोनॉमिक्स पे होता है, इकोनॉमी पे नहीं होता। और जो कंपटीशन में जो आती है वो इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक्स नहीं आती। अब दोनों का संबंध और अंतर क्या है, तो इसको अगर समझा जाए तो मैं बताता हूँ आपको। बाकी आपको अगर कोई नोट्स बनाना हो तो आप आराम से पॉज करके मैं जो बोलता जाऊँ उसको लिखते रहना। तो अगर अर्थशास्त्र की बात की जाए तो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र नीतियों, सिद्धांतों आदि का एक संग्रह होता है। नीतियों एवं सिद्धांतों का, नीतियों, अर्थशास्त्र नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है। जिसमें किसी देश की जनता का, जिसमें किसी देश के अधिकतम संसाधनों का कुशल दोहन हो सके और नागरिकों के लिए उनका उचित आवंटन किया जा सके। तो अर्थशास्त्र जो है वो नीतियों और सिद्धांतों का संग्रह है, जो ये बताता है कि किसी देश के जो संसाधन हैं उनका कैसे आवंटन किया जाए और वो जनता के कल्याण में किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे। ये है अर्थशास्त्र। भाई अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था जो अर्थशास्त्र में जो नीति एवं सिद्धांत बताए गए हैं उन्हीं का व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल फॉर्म, व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था है। व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था है। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ लेकिन मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र में जो नीति एवं सिद्धांत बताए गए हैं उन्हीं का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था गतिशील होती है, गतिशील होती है और गतिशील होती है। अर्थव्यवस्था तब तक अधूरी है, लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था तब तक अधूरी है जब तक कि वह किसी देश अथवा क्षेत्र से ना जुड़ी, क्षेत्र से संबंधित ना हो या ना जुड़ी हो। जैसे एग्जाम्पल, भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था आदि। भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था आदि।
मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। आप समझ भी सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं अपना पॉज कर करके। और इसी में अब हम देखें तो जो अर्थशास्त्र है, समझने की बात है कि अर्थशास्त्र की शुरुआत कहाँ से है। तो अर्थशास्त्र भले हम पढ़ते हैं कि वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी और मौर्य काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि भारत का नेपोलियन, ये कुछ वैसी बात है, भारत का नेपोलियन। अब भारत का नेपोलियन हम जो है समुद्रगुप्त को बोल देते हैं, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले है। समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले। लेकिन जब हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा तो उसके बाद में जब समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा तो पता चला कि जैसा नेपोलियन ने किया वैसा ही समुद्रगुप्त ने किया। वो बात अलग है कि इसने युद्ध हारे, ये कभी युद्ध नहीं हारा। तो हमने तो बोला कि नेपोलियन जैसी विशेषताएं हैं तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त हो गया। तो ऐसे ये है कि अर्थशास्त्र शुरू कब से हुई, तो इसकी जो आधुनिक जो शुरुआत है उसको लेके अर्थशास्त्र की शुरुआत, अर्थशास्त्र का विकास 1776 में, इसका अर्थशास्त्र के विकास का जो विचार जो है सर्वप्रथम 1776 में एडम स्मिथ की बुक, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र का विचार 1776 में एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिखाई पड़ता है। इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। तो लेकिन यही है पॉपुलर नेम, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इसका विचार सर्वप्रथम सामने आया। ये जो बात है अर्थशास्त्र में पहले ही कहा, ये संसाधनों के उचित आवंटन की, उचित आवंटन, ये संसाधनों के उचित आवंटन की बात करता है और नागरिकों के अधिकतम कल्याण की बात करता है, अधिकतम कल्याण की बात करता है, अधिकतम कल्याण, वेलफेयर। ये है इसका, ये सिद्धांतों का संग्रह, एक आदर्श रूप है, एक किसी बुक में किसी जगह पे लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का प्रैक्टिकल वर्जन, जहाँ प्रैक्टिकली उनको इस्तेमाल किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था एक गतिशील रूप है अर्थशास्त्र का। ऐसे ही अगर ये चीज़ समझ गए हो तो आगे एक चीज़ और समझते हैं कि अर्थशास्त्र की ब्रांचेज कितनी, शाखाएं। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको आप अपना नोट्स बना सकते हैं और आप लाइन वाइज चाहें तो मेरी मैं जो बोल रहा हूँ उसको अपना एक तरफ से लिख सकते हैं या समझ के अपने जैसे चाहें वैसे लिखें। ऐसे ही अगर अर्थशास्त्र की जो है ब्रांचेस, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस, शाखाएं, शाखाएं, इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लें। दो शाखाएं हैं अर्थशास्त्र की, दो शाखाएं हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स।
बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी आर्थिक इकाई जो होती है उसका या उस किसी भी क्षेत्र की आर्थिक इकाइयों का समग्र ओवरऑल उसका अध्ययन करता है, समग्र अध्ययन करता है। जबकि हम यहाँ पे किसी भी आर्थिक इकाई का व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन इसके अंतर्गत किसी भी आर्थिक इकाई का आप लिखें, पॉइंट लगा दें, किसी भी आर्थिक इकाई का समग्र तौर पर आर्थिक इकाई का समग्र अध्ययन किया जाता है। इसी में सेकंड पॉइंट लिखें, यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखें, समष्टि अर्थशास्त्र में यह विषय समग्र आय के निर्धारण एवं स्वामित्व में उपयोगी है। यह विषय समग्र आय के निर्धारण एवं स्वामित्व में उपयोगी है। इसमें जैसे ही समझ आएगा तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समष्टि अर्थशास्त्र में एग्जाम्पल डालना। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं राष्ट्रीय आय। जैसे राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में मानते हैं। राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, गरीबी, आदि, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पूरे देश में मानते हैं, मुद्रास्फीति आदि। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें हैं जो हैं जिसका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय आय की गणना हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की बात हो, इन सब की गणना जो की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मूल तौर से देखा जाए तो जो हमारे एग्जाम में जो है खास तौर से मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। यहाँ से बहुत कम वेटेज है, इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसी तरह से देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरफ हम देखते हैं। मैंने बोला कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक इकाइयों का व्यक्ति के स्तरीय अध्ययन किया जाता है। इसका पॉइंट लिखो पहला, इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों के पॉइंट में लिखो, आर्थिक इकाइयों के, इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का व्यक्ति स्तरीय अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति स्तरीय अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट यह है संसाधनों के, ये संसाधनों के, नहीं इसको वो करो, यह कीमत प्रणाली, पॉइंट दूसरा है, यह कीमत प्रणाली, तथा संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित। कीमत प्रणाली तथा संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित। कीमत प्रणाली तथा संसाधनों के आवंटन पर केंद्रित है। इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल प्रति व्यक्ति आय, एग्जाम्पल प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, कीमत सिद्धांत पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, कीमत सिद्धांत
लागत सिद्धांत, लागत सिद्धांत आदि। किसी भी चीज़ की कीमत अगर निकालनी होती है, व्यक्ति किस तरह उस चीज़ के तो मतलब पर्सनल लेवल पे जाके निकालते हैं, ओवरऑल नहीं निकालते हर चीज़। जैसे प्रति व्यक्ति आए, तो प्रति व्यक्ति आए तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। ये समझने की बात की हो यार, शाखाएं हो गई। अब तक हमने जो है उसको मिटा देते हैं। तक हमने जो समझा है, मैंने बता दिया पहले कि हम जो पढ़ेंगे वो अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र एकेडमिक्स में इस्तेमाल होता है, कंपटीशन में नहीं। हमारा जो है वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्षेत्र अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे ये बोर्ड हो, चाहे कोई पेन हो, चाहे वो कोई मशीनरी हो, चाहे वो कोई व्हीकल हो, कोई बुक, किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के लिए उत्पादन के साधन, हेडिंग है, पॉइंट है, ये समझने के लिए उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं, तो यहाँ समझने वाली बात है कि अगर किसी भी चीज़ का हमें उत्पादन करना होगा तो क्या क्या चाहिए। सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें अगर कुछ उत्पादन करना है तो फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए, लगाएंगे। आसमान में तो लगेगा नहीं, तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए। तो भूमि, उत्पादन का साधन एक भूमि हो गया। लेकिन क्या केवल जमीन पे ही उग जाएगा, उसके मतलब पैदा कर लेंगे, प्रोडक्शन हो गया, कुछ और भी चाहिए। उसके लिए भूमि के सिवा हमको पैसा भी चाहिए, क्योंकि नंबर एक भूमि, भूमि एक कारक हो गया। नंबर दो पूंजी, पूंजी एक कारक हो गया। नंबर दो पूंजी, तो भूमि भी चाहिए, तो जमीन भी चाहिए, रुपया या पैसा भी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या, अगर हमारे पास भूमि भी है, जमीन और पैसा भी है, लेकिन करेगा कौन, तो करने वाला भी तो प्रोडक्शन करेगा, करता श्रम, तो हमको श्रमिक की जरूरत है, तो श्रम की भी जरूरत है। तो तीसरा कारक हमारा जो हो जाएगा वो श्रम हो जाएगा। और यदि भूमि है, पूंजी है, श्रम भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को लेकर डिसीजन कौन लेगा कि क्या उत्पादन करना है, कहाँ क्या करना है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए व्यक्ति होना चाहिए, एक उद्यमी जो क्षमता रखता है ये सब करने की, तो उसको बोलते हैं नंबर 4 उद्यमी। उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, इन चार की बात चलती है। अब हमारे देश में जैसे अगर बात करें तो स्टार्टअप की बात, अब एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की बात चलती है, स्टार्टअप कल्चर बहुत बेहतर हो रहा है भारत का, ये चीज़ बोली जा रही है। क्योंकि हमारे यहाँ अब एक नया कॉन्सेप्ट चला है कि जॉब लेने से बेहतर है जॉब देने वाले कंपनी में, तो वो स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं। तो ये जो 4 साधन हैं उत्पादन के, ये हैं किसी चीज़ के लिए बेसिक प्रोडक्शन के लिए, ये चारों चीज़ें चाहिए, इनके बिना कोई भी उत्पादन नहीं हो सकता। अब हमारे देश में भूमि भी पूरी है, भूमि की उतनी कमी नहीं है, श्रम जनसंख्या पर्याप्त है, तो श्रम भी है, उद्यमी भी है। मेन चीज़ है कि हमारा देश विकासशील देश है, और विकासशील देश में पूंजी की कमी होती है, तो हमारे देश में पूंजी की कमी है। और पूंजी में भी 2 चीज़ें होती हैं। पूंजी में एक होता है धन, पैसा, और एक होता है धन, और एक होता है तकनीक। तकनीक, पूंजी में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। तो हमारे पास धन भी कुछ मात्रा में है, थोड़ा कम है, लेकिन तकनीक की हमको ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम कहते हैं कि हमको पूंजी बाहर से लेनी, मतलब इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में तकनीक भी हम लाने की बात करते हैं।
ये चीजें हैं। अगर अब देखा जाए कि ये चारों चीजें जब काम करती हैं, ये लिख लेना, चारों चीजें जब काम करती हैं तो इनके लिए कुछ, जैसे अगर मजदूर है, मजदूरी करेगा, श्रमिक जो है अगर श्रम देगा तो बदले में उसको कुछ मिलेगा भी, इनकम भी तो होगी। तो अगर भूमि कोई व्यक्ति अपनी देता है तो उसको भूमि पे काम, किसी ने बोल दिया कि हमारा खेत है, खेत पर फैक्ट्री लगा लो, तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। भूमि के बदले जो देना पड़ेगा रेंट, किराया। भूमि की जो आय होती है वो किराए के रूप में होती है। ऐसे ही पूंजी, अगर हमने पूंजी किसी से ली तो पूंजी के बदले में अगर मान के चलो कि कहीं भी कोई पैसा लेता है तो उसके लिए ब्याज पे करना पड़ता है। तो पूंजी जो है वो ब्याज, इसको ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त होता है। श्रम करने वाले को पारिश्रम, पारिश्रमिक, उसको जो वेतन मिलता है उसको पारिश्रमिक बोलते हैं। और जो उद्यमी है वो हमेशा प्रॉफिट को ध्यान में रख के बात करता है। इकोनॉमिक्स में हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं कि जो रिस्क जब लेता है उद्यमी तो वहाँ प्रॉफिट होता है। एक सिद्धांत और चलता है कि जहाँ रिस्क जितना होगा वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये हम जनरल आम जिंदगी में भी बोलते हैं कि रिस्क लोगे तभी लाभ होगा, रिस्क नहीं लोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसे अगर कोई बेटियों को पढ़ाता है ज़्यादा और उनके ऊपर इन्वेस्ट करता है तो आगे चल के उन लड़कियों की तो लाइफ बेहतर होती ही है, उससे उनकी ज़िंदगी तो निर्धारित होती है, साथ में माँ बाप की दुविधाएं और चिंताएं भी कम हो जाती हैं। तो रिस्क जितना ज़्यादा होगा प्रॉफिट वहाँ उतना ज़्यादा होगा। ये जनरल ऐसे ही चीज़ें चलती हैं। तो उत्पादन के साधन ये हैं, उनको जो आय प्राप्त होती है, जैसे भूमि को किराया, पूंजी को ब्याज, श्रम को पारिश्रमिक, उद्यमी को लाभ, ये चीज़ें। अब समझने की बात है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में मूलतः कुछ समस्याएं होती हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था में मूलतः कुछ समस्याएं होती हैं, तो समझने की जरूरत है। वो समस्याएं क्या हैं? किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं। उत्पादन को लेकर कुछ समस्याएं होती हैं। वो समस्याएं हैं उत्पादन कितना किया जाए, मतलब ये भी तो पता हो कि उत्पादन किया कितना जाएगा। उत्पादन कम करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, उत्पादन ज़्यादा करोगे तो खराब होने के चांस हैं। उत्पादन कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कहने का मतलब है उत्पादन में लेबर को ज़्यादा लगाया जाए, श्रम गहन उत्पादन हो, या फिर ऑटोमेशन, मशीनीकरण के थ्रू ज़्यादा हो। तो कैसे किया जाए उत्पादन, क्या किया जाए। और तीसरी समस्या, उत्पादन क्या किया जाए, मतलब बेसिक हमको जरूरत किस चीज़ की ज़्यादा है, मतलब हमको पेन की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर हमको दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर हमको अनाज की ज़्यादा ज़रूरत है। उत्पादन क्या किया जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिख लो, उत्पादन में समस्याएं, किसी भी देश में समस्याएं, तो उत्पादन कितना किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, और उत्पादन क्या किया जाए, ये तीन समस्याएं होती हैं। अब हम दो चीज़ें और समझ लेते हैं, छोटी सी हैं, बहुत छोटी सी, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था का ही एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। ये अर्थव्यवस्था, एक अर्थशास्त्र। तो ये है अर्थव्यवस्था के जो उद्देश्य जो हैं, अर्थव्यवस्था के जो उद्देश्य हैं वो हैं संसाधन और नागरिक। तो अर्थव्यवस्था कहती है कि जो किसी देश में जो संसाधन हैं उनका इस तरह से आवंटन किया जाए, कुशल आवंटन,
अर्थव्यवस्था कहती है कि संसाधनों का इस प्रकार से कुशल आवंटन किया जाए नागरिकों के लिए, ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके, अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। ये चीज किसी भी अर्थव्यवस्था में दो चीजें होती है, संसाधन और नागरिक। तो अर्थव्यवस्था कहती है कि किसी भी, या अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है कि किसी भी देश के संसाधनों का इस प्रकार से आवंटन किया जाए या कुशल आवंटन किया जाए ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो सके। वैसे ही अर्थशास्त्र में थोड़ा सा अगर हम समझें, अर्थशास्त्र में अगर हम समझें तो अर्थ और शास्त्र ये समझने की बात है। अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब सिद्धांत, जो एक जगह लिखे हुए शास्त्र सिद्धांत। तो अर्थशास्त्र का मतलब ये कि धन को लेकर जो सिद्धांत बने हैं वैसी कोई भी पुस्तक अर्थशास्त्र कहलाती है। तो ये चीज समझाना चाह रहा था। तो आज के लिए इतना ही, और अगला जो है दोबारा फिर लाएंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेहतर है तो जो भी तुम्हारे अच्छे परिचित हैं या फिर जिनको जरूरत है इस चीज़ की, उन तक वीडियो को शेयर भी करो। धन्यवाद।